मॉब लिंचिंग पर सियासी बवाल। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में इन दिनों मॉब लिंचिंग बिल को लेकर सियासी तपिश चरम पर है। राज्यपाल ने एंटी मॉब लिंचिंग बिल को वापस कर दिया। बीजेपी ने अब सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल यह है, क्या बिना तैयारी के ही बिल बना दिया गया था? सवाल यह भी कि अगर आधा अधूरा बिल था तो सरकार को इसे पेश करने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्या बिल पेश करने से पहले सही से होमवर्क नहीं किया गया था? आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड की राजनीति इन दिनों मॉब लिंचिंग बिल को लेकर गरमाई हुई है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार के मॉब लिंचिंग बिल को वापस कर दिया है। राजभवन से मॉब लिंचिंग बिल लौटाए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार की तरफ से बनाई गई मॉब लिंचिंग बिल में खामियों का जिक्र करते हुए सरकार को जैसे ही बिल वापस किया, विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेताओं ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के विधायक विरंची नारायण ने कहा कि शीतकालीन सत्र में सरकार जब इस बिल को लाई थी तब भी उनकी पार्टी ने इसका विरोध किया था। अब राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया तो इससे साफ हो गया है कि सरकार की मंशा इस बिल को लेकर ठीक नहीं है। ये जो मॉब लिंचिंग बिल सरकार ने लाया है सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए और हिंदुओं को दुखी करने के लिए, ये हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए मॉब लिंचिंग बिल लाया। राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल ने ये कहा कि इसमें बहुत खामियां हैं, इसको वापस करता हूँ। अभी भी सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार चेते और इस प्रकार का दोषपूर्ण बिल ना लाए जिससे विराट हिंदू समाज की भावनाएं आहत हों। मॉब लिंचिंग, अगर तबरेज का मॉब लिंच की मौत होगी, हत्या होगी भीड़ के द्वारा, तो वो मॉब लिंचिंग है। और अगर संजू प्रधान की मौत होगी या रुपेश पांडे की मौत होगी तो वो मॉब लिंचिंग नहीं है। तो सरकार का जो ये दोगलापन है, सरकार की जो दोगली नीति है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। इधर बिल वापसी पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया के बाद सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नए सिरे से कानून बनाया है, राज्यपाल के पास इसे पारित करने के लिए भेजा गया। उन्होंने सवाल उठाया, और क्या संवैधानिक संस्था बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करेगी? बीजेपी पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए राज्यपाल से मांग की है कि इस बिल को पारित किया जाना चाहिए। ये कानून बना तो हम लोगों ने महामहिम के पास इसको पारित करने के लिए हम लोगों ने उनके पास भेजा, लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का कि महामहिम ने मॉब लिंचिंग कानून को वापस कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं महामहिम से कि आप एक संवैधानिक पोस्ट में हैं और मॉब लिंचिंग जनता के हित में बना है, तो क्या सारी संस्थाएं क्या भाजपा के इशारे पे काम करेंगे? केंद्र के इशारे पे काम करेंगे क्या? ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, बीजेपी वाले से मैं कहना चाहता हूं, इस तरह से इतना अस्तर आप लोग मत गिराइए। हर समय विरोध नहीं, मॉब लिंचिंग कानून बना है, बन के रहेगा। राज्यपाल ने हेमंत सरकार को बड़ा झटका देते हुए बिल को नामंजूर करते हुए वापस भेज दिया है। अब सवाल है कि क्या बिना तैयारी के ही बिल को बना दिया गया था? आधे अधूरे बिल को आखिर क्यों किया गया पेश? अब इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने बिल वापसी के बाद हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। राजीव रंजन प्रसाद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। सुशांत मुखर्जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुशांत मुखर्जी आपका। प्रदीप सिन्हा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रदीप सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजीव रंजन जी, आप ही से मेरा सवाल है, तैयारी नहीं थी क्या आपकी? राज्यपाल के पास आप लोग बिल को लेकर चले गए, लेकिन राज्यपाल ने तो उसे नामंजूर कर दिया। इतनी जल्दी क्या थी? नहीं, चीजों की व्याख्या आप अपने हिसाब से ना करें। राज्यपाल को दो चीजों पर आपत्ति है, कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है। सिरे से खारिज कर दिया ये कहना बिल्कुल गलत है और मैं इसका प्रतिकार करता हूँ। राज्यपाल को भीड़ शब्द को सही ढंग से परिभाषित करने का उन्होंने निर्देश दिया है। वापस तो किया ना, हिंदी रूपांतरण, वापस तो किया ना राजीव जी। नहीं, वापस करने का मतलब नहीं है कि खारिज कर दिया। आप चीजों को अलग दृष्टिकोण से रख करके उसको परिभाषित करने का प्रयास न करें। इसको कैसे बोलेंगे फिर आप बताइए? एक्सेप्ट तो नहीं किया ना उन्होंने?
एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, तो उनको क्या कहेंगे सुधार इसको? करके मंगाया है। हाँ, और सरकार उनके इच्छा का सम्मान करती है और सरकार उन बिंदुओं पर जिन पर उनको आपत्ति है उनको सुधार करती है। तो सवाल वही था ना, वापस क्या राज्यपाल आप के लोगों ने पास पहले तैयारी नहीं की सदन थी इन के बिंदुओं अंदर पर, ये कहना बिल्कुल जो कि गलत है राज्यपाल ने सदन के आपके अंदर संज्ञान में पूरी लाया, तैयारी के कहा साथ कि इन सरकार बिंदुओं बिल पर आप लेकर लोग के ध्यान आई दें। और उस पर पूरी बहस हुई और उसके बाद उसको भेजा गया। ये कह देना कि तैयारी नहीं थी, फिर? आप धीरे से हर चीज को खारिज करने में ना लगे। ये तो क्या है, और ये बताइए ना कानून फिर कोई आप। अगर सरकार आपके के बिल में सरकार कोई के समस्या नहीं द्वारा होती तो राज्यपाल उसे सुप्रीम एक्सेप्ट कोर्ट करते ना, के आदेश स्वागत पर ये करते ना बिल आपके बिल लाया गया का। था। उसे अगर नामंजूर पहले किया बातों गया को तो है सुनिए। राजीव आप अपनी- रंजन जी, तो इसको क्या कहेंगे हम? जी बोलिए। अगर बोलिए ना। कोई खारिज नहीं किया गया है। नामंजूर- उनको 2 बिंदुओं पर आपत्ति थी, उन्होंने बिल फाइल को लौटाया है। सरकार वापस भेजा ना उनके- बिल को, वापस भेजा कि हाँ, नहीं भेजा? बिल्कुल भेजा। बिल्कुल। हम तो उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। सरकार उस पर विधि सम्मत तो सवाल तो मेरा वही था ना, उसको भेजेगी। तो आधा अधूरा अगर इसमें चीजें थी, आपने या तो होमवर्क अरे सही से कोई नहीं किया आधा अधूरा या नहीं आप था। लोगों को बहुत जल्दी आधा थी इस अधूरा बिल नहीं को था। पेश करने की, और राज्यपाल ने खुद आपके संज्ञान में इन बिंदुओं को लाया है। बहस हुई, पूरी तैयारी और आप- हुई, विधानसभा के अंदर इस पर बहस कराया गया और ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिल लाया गया था। और ये अकेला कोई झारखंड राज्य नहीं है, कई अन्य राज्यों में भी ये बिल ला करके कानून बनाने का काम किया गया है। चलिए ठीक है, सुशांत मुखर्जी आपकी क्या राय है इस पर? राज्यपाल ने बिल को नामंजूर कर दिया, कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं, मेरा सवाल यही था कि क्या तैयारी नहीं थी क्या सरकार की पूरी तरह से, इतनी जल्दी देखिए, क्या पहली थी इस बात बिल को है- पास करने की? आपने जो बिल की जो विषय पर कह रहे कि मतलब आपका कहना है कि रिजेक्ट कर दिए, लेकिन यह संशोधन की जरूरत है। उन्होंने जो जो बातें रखी है सरकार ने उसे फिर नहीं, फिलहाल के लिए तो नामंजूर कर दिया ना सर। देखिए नामंजूर करना आपका Accept शब्द नहीं जो किया है, ना। आप जो कहना चाह रहे हैं ठीक एक्सेप्ट है। नहीं किया ना सुशांत मुखर्जी, रिजेक्ट नहीं ना किया, तो क्या हुआ इसका मतलब बताइए? एक्सेप्ट ना करना फिर उसे सुधार के ले आना, अरे वो सर reject- इसका मतलब क्या हुआ आप ये बताइए ना। अगर मतलब राज्यपाल ये हो कहते गया हैं कि जो बात करने दीजिए, उनको बात जो आप पहले आपत्ति है, सुन उन्होंने लीजिए। फाइल लौटाया, मतलब ये सरकार हुआ उस पर 2 निर्णय बिंदुओं लेगी। पर जो राज्यपाल जी ने कहे हैं, चीजों महामहिम को ने जो गलत ढंग से कहे हैं, परिभाषित न वो करें। वो 2 बिंदुओं पर फिर से देख के फिर उसे भेजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और राज्यपाल के पास ये शक्ति है और सरकार के पास भी ये आप लोग तो है। राज्यपाल पर सवाल उठाने लग गए। ना कौन राज्यपाल, देखिए सवाल आप बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम सवाल उठाएंगे नहीं, ये जान लीजिए। आप सवाल को लाने खोज रहे कि हम राज्यपाल के अगेंस्ट में बोले, लेकिन क्यों बोलेंगे? महामहिम है, उन्होंने जो चाहा, उनकी जो अच्छी लगी वो भेजे हैं, हम उसको सुधार के देंगे। लेकिन आप जिस क्वेश्चन को लाने खोज रहे उसको आने नहीं देंगे, उसका जवाब यही है। प्रदीप सिन्हा जी मेरे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रदीप जी आपका स्वागत है, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। ये बिल जो नामंजूर किया है, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राजीव रंजन जी हैं और इसके अलावा सुशांत मुखर्जी हैं। मेरा सवाल यही था कि राज्यपाल ने अगर नामंजूर किया है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट नहीं किया ना, वो कह रहे हैं कि खारिज नहीं किया अभी पूरी तरह से, यानी कि त्रुटियां थी उसमें, ये तो माना है ना राज्यपाल ने सर। और आप लोग तो बार बार ये सवाल उठाते रहे थे कि बहुत जल्दबाजी है इस बिल को लाने की, इस पर होमवर्क नहीं किया पूरी तरह से। देखिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था सरकार के द्वारा और राज्यपाल महोदय को भेजा गया, उसमें हम लोगों ने शुरुआत में ही आपत्ति जताई थी कि भीड़ की परिभाषा क्या हो सकती है। इस राज्य सरकार ने डिफाइन किया कि 2 लोग भी अगर हैं तो वो भीड़ है। अब आप बताइए, इस देश में एक कानून चलता है धारा 144, जहां प्रशासन ये लोगों से अपील करती है कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित न हो, नहीं तो उसको भीड़ मानकर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ 144 डिफाइन करता है कि 5 से ज्यादा लोग, सरकार बोलती है नहीं, दो लोग भी अगर किसी के साथ मारपीट करते हैं तो मॉब लिंचिंग माना जाएगा। हम लोगों ने प्रश्न इसी पर खड़ा किया था, महामहिम के पास हम गए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था बीजेपी का, जाकर हम लोगों ने इसी बिंदु पर आपत्ति दर्ज की कि 2 लोगों को आप कैसे मान सकते हैं कि ये समूह का हमला है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं थी और सरकार की मंशा पर हम लोगों ने प्रश्न किया था। अब मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय ने सिर्फ हमारे आपत्ति पर जो आरोप लगा रहे थे, इनके विधायक आप उनकी बाइट सुना रहे थे, तो सिर्फ हमारी आपत्ति पर खारिज कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके पास भी कानूनविदों की टीम होती है, विचार विमर्श किया होगा, उनकी राय ली होगी, उन्होंने भी बताया होगा कि नहीं, इस बिंदु पर निश्चित रूप से सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगा जाना चाहिए। और जब राज्यपाल महोदय प्रपोजल को टर्न डाउन करते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं सरकार से, तो सरकार को यह समझना होगा कि आपने बहुत हड़बड़ी में सारी चीजें राज्यपाल के पास भेजी थी, जी। या तो आपकी राजनीति करने की मंशा है
क्योंकि आपके बैकडोर जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो पर्दे के पीछे से हर किसी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही राज्यपाल महोदय ने बिल वापस किया सरकार को पुनर्विचार के लिए, इन लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह की बयानबाजी शुरू कर दी कि जो आरएसएस का व्यक्ति है ये। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर मैं समझता हूँ कि प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके विवेक का सम्मान किया जाना चाहिए। और जब उन्होंने कुछ बिंदु रेज किए हैं जो फाइल वापस की गई उसमें, तो सरकार को उसका यथासंभव समाधान भी ढूंढना चाहिए। सरकार को जिद पर नहीं आना चाहिए। आपने देखा होगा कि टीएससी के मामले में क्या हुआ था। द्रौपदी मुर्मू ने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया, सरकार को वापस भेजा, लेकिन सरकार जिद पर थी कि नहीं, हमने जो प्रस्ताव भेजा है उसको ही स्वीकृति करनी, सरकार ने कर लिया। लेकिन आज देखें कि टीएससी को लेकर किस तरह से सदन के अंदर भी सरकार के खिलाफ हमारे विधायकों ने आवाज उठाया है और कहीं ना कहीं सरकार घेरती हुई नजर आती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि राज्यपाल पद को कम से कम राजनीति से परे रखा जाए और सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। और जो भी बिंदु उठाए गए हैं उसका तत्काल सरकार जो है विद इन कोई टाइम फ्रेम होगा, आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आपके पास ठीक है एडवोकेट जनरल हैं, उनसे राय विचार करके आप जो तर्क सम्मत हो वो चीजें रख सकते हैं। ठीक है। सुशांत मुखर्जी, जवाब देना चाहेंगे आप? प्रदीप जी भी वही कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी की आप लोगों ने। नहीं, बात आपको बता दें पहले कि हम माननीय विधायक बिरिंची नारायण जी का बयान हम सुन रहे थे। उन्होंने जिस तरह से मोड़ने की कोशिश की, कि भाई हिंदू नाराज हो जाएंगे, ये बिल अल्पसंख्यकों की है, ऐसी बात नहीं है। आज अगर मॉब लिंचिंग के मामले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं, जिनकी लिंचिंग होगी इस पर ये कानून बन रही है। लेकिन इस तरह से बनाना ये गलत है। इसका जवाब यही है कि सरकार विपक्ष में जो बैठे हुए वो पूरे देश में जो कर रहे हैं वो हमारे झारखंड में भी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं कब रुकेंगी ये बता दीजिए थोड़ा सुशांत मुखर्जी आप। जी क्या बोले? मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो रुकेंगी या नहीं रुकेंगी प्रदेश में? निश्चित आप गौर कर ले, आप पिछली सरकार में 53 मॉब लिंचिंग हुए थे और एक केंद्रीय मंत्री ने माला पहना के उनके स्वागत किए थे जो लिंचिंग किए थे उनको। ऐसा हमारे झारखंड में दूसरी बार कभी नहीं होंगे और ना उस सरकार रहेगी। इसलिए लिंचिंग की बिल लाई गई है, जिसमें सिर्फ कुछ बोलना अल्पसंख्यक ने किसी भी हमारे जी बोलिए गलत है ये उन्होंने किए थे। ठीक है राजीव जी, मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, दोनों का जवाब लूंगा आपसे। राजीव जी मुझे बताइए, आप लोग तो जो लिंचिंग होती है उसको लिंचिंग मानने के लिए भी तैयार नहीं रहती सरकार और प्रशासन। रुपेश पांडे के साथ जो हुआ उसको आप लोगों ने कह दिया लिंचिंग नहीं थी। 19 अप्रैल 2020 को गुमला में दो समुदाय के बीच में झड़प हुई, मारपीट हुई, एक युवक की मौत हो जाती है, आप लोग कहते हैं लिंचिंग नहीं हो रही है। 20 अगस्त 2021 को बोकारो के पास दो पक्षों में झड़प होती है, मारपीट होती है, पत्थरबाजी होती है, आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, प्रदेश में मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है। 2020 1 अगस्त को देखिए हजारीबाग में दो गुटों में झड़प होती है, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। बहुत से उदाहरण मेरे पास है राजीव रंजन जी। तो आप लोग मैं आपका उदाहरण पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। हाँ, और उसी तो मानना पड़ेगा आप लोगों को कि आप लोग नहीं रोक पा रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटनाओं को, और जो मॉब लिंचिंग होती है उसको आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ऐसा? आरोप गलत है। आप एजेंडा के तहत बात न करें तो अरे सर बताइए ना, मैंने आपसे सवाल पूछा। रूपेश पांडे हमारे पार्टी के प्रवक्ता, रूपेश पांडे सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने। राजीव रंजन जी बताइए, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? अच्छा होगा कानून। मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, ताजा उदाहरण पूछ रहा हूँ। पीछे के बाद इन तमाम लिंचिंगों पर रोक लगाने का काम सरकार करेगी। अरे सर आप लोग तो मान ही नहीं रहे ना, घटनाएं हो रही हैं, आप लोग कह रहे हैं लिंचिंग नहीं है। राज्य में कानून बन जाएगा तो कानून नाम की चीज है कहाँ? बताइए ना, ये घटना मैंने आपको गिनवाई, ये तो कम है अभी। कानून में कहीं भी किसी धर्म या विशेष संप्रदाय। बोलिए सर। चलिए, आपका ऑडियो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा। प्रदीप सिन्हा जी अब आप जवाब दीजिए। हाँ, एक सवाल सुशांतो जी ने उठाया, वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं। आप लोगों को क्यों लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ कहीं ना कहीं ये बिल लाया जा रहा है? नहीं, जब सरकार ये कहती हो कि रुपेश पांडे का जो मसला है वो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में नहीं आता, तो हम तो यही प्रश्न पूछते हैं कि आपने जो निर्धारित किया है
कि ये पैरामीटर्स होंगे, तो उसके तहत आता है या नहीं आता है। और अभी तक तो रुपेश पांडे को मुआवजा की घोषणा भी सरकार के द्वारा नहीं की गई। तो आप समझते हैं कि जितनी तत्परता से कोई दूसरे समुदाय के व्यक्ति अगर मारा जाता हो, तो सरकार के मंत्रियों से लेकर विधायकों की जितनी सक्रियता दिखाई देती है, अगर रुपेश पांडे के मामले में भी आप लोगों ने निष्पक्ष होकर फैसला किया होता, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आरोप लगाने के लिए कोई बात नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार, विगत 2 साल की सरकार जो चली है, उसमें 18 मॉब लिंचिंग की घटनाएं अब तक हो चुकी है। मॉब लिंचिंग की तो बात छोड़ दीजिए, रेप की घटनाएं और खासकर आदिवासी लड़कियों के साथ इतनी बढ़ी है राज्य में। राज्य सरकार वो लोग तो फिर ये सवाल उठाएंगे, भैया आप लोगों की सरकार थी तब आप लोग कानून नहीं ला पाए, हम लोग कानून ला रहे हैं तो आप लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। देखिए, हम विरोध में नहीं है, आप तर्कसंगत लाइए जो दोनों समुदायों को एक्सेप्टेबल हो, समाज का हर वर्ग उसको स्वीकार करे। लेकिन अब जब आप बोलेंगे कि 2 लोग सड़क पर जा रहे हो, मान लीजिए कहीं रोड रेज की घटना हो जाए, किसी बात पे बहस हो जाए, हम इंटेंशनली किसी को मारने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सड़क पर ऐसी वारदात होती है आज के दिनों में कि गए और किसी से टकराव हो गया तो हाथापाई हो गई। अब सिद्धू का मामला देखिए, सिद्धू ने भी तो यही किया था। लेकिन प्रदीप सिन्हा जी, ये जो मॉब लिंचिंग के मामले हैं ये कई सालों से, साल दर साल आप देखिए सर, 2018 की घटना मैं आपको बताता हूं, पलामू जिले के चैनपुर में ये 2 गुटों के बीच में जमकर झड़प हुई, 4 दुकानों ने भीड़ को तोड़फोड़ दिया, पत्थरबाजी की, कई लोग इसमें घायल हुए। 2017 की घटना है, इसमें पूर्वी सिंहभूम में यहाँ पर कई लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक महिला समेत 4 लोगों को पीटा, 2 सगे भाई उसमें थे, घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई। 2018 में भी पलामू जिले में ही ऐसी घटनाएं, तो ये घटनाएं लगातार हो रही हैं सर, पहले से ही हो रही हैं, और इसीलिए सरकार के जो जितने भी नुमाइंदे उनको भी मौका मिलता है कि आप लोगों की जब सरकार थी तब भी यही स्थिति प्रदेश में थी। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वैमनस्यता है समाज में, और खासकर मैं वैसे लोगों से अपील करना चाहूंगा, आज भी करता हूं, मैंने कई बार इन लोगों से कहा है कि जब आप चैनल पर डिबेट पर बैठते हैं तो उन मुस्लिम समाज के युवाओं से अपील कीजिए कि जो मूल वजह है मॉब लिंचिंग के पीछे, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं गौ तस्करी बड़ा मुद्दा है कि गोमांस की जिस तरह से आवक और जावक होती है, तो आने ले जाने के क्रम में अगर पकड़े गए आप तो निश्चित रूप से भीड़ उग्र हो जाती है और मार पिटाई होती है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा राजनीतिक होने का लेकिन प्रदीप सिन्हा जी, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार तो उसे भी मॉब लिंचिंग मानने के लिए तैयार नहीं है ना। रुपेश पांडे का हाल सबसे बड़ा ताजा उदाहरण हमारे सामने है। अब सरकार की मंशा पर तो हम प्रश्न खड़ा कर ही रहे हैं कि सरकार खुद कहती है कि 2 लोग से अगर 2 लोग ही होंगे, किसी को मार पिटाई करेंगे, मौत हो जाएगी, तो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आएगा। उसको इतना मुआवजा देंगे, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके जल्दी से जल्दी जेल में डालेंगे। तो रुपेश पांडे मामले में तो मौन साधे हुए हैं, उल्टा सदन में इन लोगों ने बयान दिया कि मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आता ही नहीं, हम तो इसको मानते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सरकार के क्रियाकलाप पर प्रश्न उठ रहा है कि आप एक चश्मा से देखते हैं कि नहीं ये तो मॉब लिंचिंग में नहीं आता है। हाँ, इसमें अगर किसी हिंदू व्यक्ति का नाम हो मारने वाले में, तो ये तो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आता है, उसको तत्काल बुक कीजिए। आपको एक ताजा उदाहरण दे रहा हूँ जी, ताजा, उसमें कई प्रावधान ऐसे हैं कि अगर कुछ लोग मिलके किसी का बहिष्कार भी करें, कोई किसी को दुकान से सामान भी न दे, तो वो भी मॉब लिंचिंग ही माना जाएगा। अब मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, रांची में एक छात्रावास पर कुछ लोगों ने हमला किया, तोड़फोड़ हुई। वहां विधायक पहुंचते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पहुंचते हैं और कई लोग जाते हैं। महिला थाना प्रभारी के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, सरकारी काम में बाधा डाला गया, उनको धमकी दी गई, और मैं समझता हूँ कि मॉडेस्टी ऑफ ए ह्यूमन के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, इन दलों को शर्मसार होना चाहिए कि राजधानी में ठीक सत्ता के सब लोग बैठे हुए हैं, उनके नाक के नीचे चलते सत्र में इस तरह की वारदात होती है और मुख्यमंत्री का एक बयान तक नहीं आता। उस महिला अधिकारी के फोटो छपे अखबारों में, रो रही थी बेचारी और अपना पक्ष भी रख रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और सिसई के जो विधायक है, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आज बंधु तिर्की का देखिए कि सदन में जाकर विशेषाधिकार हनन का मामला उस महिला थाना प्रभारी के खिलाफ ला रहे हैं। तो सत्ता का दुरुपयोग इसी को कहते हैं, और हम इसी बात को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुशांत मुखर्जी, बताइए मॉब लिंचिंग की परिभाषा है क्या आखिर? एक परिवार जिसके साथ हुआ, जिसके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, वो साफ साफ बताता है कि किस तरह से लोग उसको लेकर जा रहे हैं, मारपीट की, और मारते मारते उस शख्स की हत्या हो जाती है, और सरकार कहती है कि मॉब लिंचिंग की श्रेणी में नहीं आता है। क्या परिभाषा आप लोगों की मॉब लिंचिंग? परिभाषा ये है कि रुपेश पांडे की हत्या के बाद सरकार ने 5 से 7 जन को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाले, पहला परिभाषा। दूसरी परिभाषा ये है कि किसी को भी
सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने जाके माला नहीं पहनाया, लेकिन पिछली सरकार में जो हत्यारे रहते थे उनको केंद्र की मंत्री ने गले में लेकिन माला पहना के मुख्यमंत्री उनको ने उत्साहित करते। रुपेश पांडे के साथ जो हुआ उसके बाद कोई खेद, कोई संवेदना, कोई दुख नहीं जताया? कुछ नहीं, मौन कैसे धारण दुख कर क्यों? दिया है। क्यों कैसे? ऐसा? दुख। अच्छा ये चीज क्या बताइए, रुपेश पांडे, भाजपा के क्या रुपेश एक पांडे मिनट, उनका अपना नहीं था, उनके परिवार, एक उनके मिनट, उनके एक प्रदेश मिनट, का नहीं था? क्या एक मिनट, क्या एक रुपेश पांडे झारखंड से अलग था? नहीं, क्या अलग वजह नहीं थी, था। बताइए ना मुख्यमंत्री क्या को। क्या देखिए, एयरपोर्ट पर एक बड़ी नेता, बड़ी प्रवक्ता बीजेपी के आए, उन्होंने कहा कि हम 12 लाख रुपया रुपेश के परिवार को देने आए हैं। जी, क्या उनके पास अकाउंट नंबर नहीं थे? कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं आप? जी, जी। यही रुपेश पांडे, इसी रुपेश पांडे के लिए कोई झारखंड को आग में जलाने के लिए केंद्र से भेजे गए एयरपोर्ट पर उसे हमारी सरकार ने अरे रोक तो दी। दिक्कत क्या है सुशांत मुखर्जी, आप बताइए ना। जैसे कोई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहा है, उनसे पीड़ित परिवार ने खुद बोला, पिछली डिबेट जब हुई थी, आप लोग, मुझे नहीं पता कि इस डिबेट में थे नहीं हम थे। आप होंगे, पीड़ित आपको याद होगा, परिवार ने- पीड़ित परिवार का ही एक ने सदस्य ये है, कहा। इंडिया वॉइस पर बैठ के खुद ये बोले कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नेता अगर आना चाहते हैं, हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, हमको मदद ठीक है। देना चाहते हैं, उसके ठीक है। बावजूद भी आप लोग क्यों रोक रहे हैं? इसलिए रोक रहे कि उनके आने से विधि व्यवस्था वहां खराब होगी। अच्छा। लेकिन आप लोगों अगर के वो मंत्री कुछ वहां उनको जा रहे हैं, मदद करना सुशांत चाहते हैं, मुखर्जी, तो और पीड़ित पीड़ित परिवार से नहीं है। मुलाकात कर रहे हैं, तब माहौल खराब नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, आप उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, उदाहरण दे रहे हैं। एक दलित नहीं, परिवार नहीं, के नहीं। बेटी को आग लगा ये दिया। तो फिर दोहरापन हो गया ना सुशांत मुखर्जी, ये तो आपको कहीं डर है कि कहीं यहाँ क्रेडिट ले जाए वो लोग। लोग जाते हैं सरकार के पैसा लेने तीन के लिए, वहाँ गए कि वो नहीं पैसा गए? वो अकाउंट से क्यों ले गए? उनको सहायता दी गई कि नहीं दी गई? हमारा झारखंड का बच्चा रुपेश पांडे मरा, उसके मौत से हम सभी दुखी हैं, लेकिन इस मामले पर लाश मॉब पर लिंचिंग नहीं थी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ राजीव रंजन जी। किसी को नहीं है, दी जा लेकिन सकती आलमगीर है। ये आलम ने मॉब सूत्र लिंचिंग में थी नहीं कहा थी रुपेश पांडे के साथ जो हुआ? तीसरा है जिसने पूरे दिल्ली को आग में झोंकने का काम किया था, और सोचते समझते जानते हुए क्या हम उस पर झारखंड में उसको आग लगाने की इजाजत दे सकते हैं क्या? अरे तो आपने बाकी नेताओं को भी तो रोका, कितने लोग वहां पर आ रहे थे, बीजेपी के तमाम झारखंड के ही नेता थे जो कि मदद के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, उनके परिवार से मिलना चाहते थे। छोड़ दीजिए कपिल मिश्रा को एक मिनट के लिए, आपको लगता है कि उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं? नहीं देना है। सारे लोग गए हैं, किसी को रोका नहीं गया है, गलत बात। मैं जवाब देना चाहूंगा। प्रदीप जी बोलिए आप। जी, राजीव जी कह रहे हैं कि सारे लोग गए हैं, किसी को बिल्कुल। रोका नहीं गया है। इनकी जो याददाश्त है ना, बहुत कमजोर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को रोका गया, पहुंचने नहीं दिया गया वहां, और पुलिस का घेराबंदी इतना जबरदस्त किया गया था कि जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होकर कोई असामाजिक लोग हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार को अपने विजन क्लियर रखने होंगे कि कोई जनप्रतिनिधि अगर वहां जाना चाहता हो तो उनको जाने दिया जाए। सरकार की कानून व्यवस्था का अगर वकालत करते हैं ये लोग की बहुत पुख्ता है, तो कपिल मिश्रा के आने से घबरा क्यों जाते हैं? कोई छुई मुई सरकार है क्या? ये बता दे, दो लोग बैठे हैं कि अगर इनकी सरकार छुई मुई है, किसी के आने से विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो फिर ये किस काम के लोग हैं? पता नहीं अगर चलती इनसे, अगर प्रशासन नहीं संभलता इनसे, तो इनको कहना चाहिए कि हमसे प्रशासन नहीं संभलता है, हम छुई मुई सरकार है, कोई आएगा हमको आंख दिखाएगा तो हम डर जाएंगे, प्रशासन या वहाँ अगर विधि नहीं व्यवस्था संभलता खराब हो ना, जाएगी। तो अभी तक आप लोगों ने इस मामले पर दंगा करवा दिया होता झारखंड में। जो मोमबत्ती वो तो लेकर किसका के इतिहास है शहर पर घूम दंगा रहे करवाने थे, का, वो देश की लोगों को जनता उकसाने जानती का है। काम कर रहे थे, वो उससे किसका झारखंड इतिहास को है बचाने दंगा कराने का काम देश इसी में, वो सरकार जनता ने जानती है। आप लोग लाख पर दंगा राजनीति करना किसने बंद कर कराया इस दीजिए। देश में मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो आपको चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। करना बंद कीजिए। कौन लोग दंगा करवाए हैं इस देश में शुरुआत से? 1947 से गिनवाना शुरू करूंगा तो चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। देश में मूल सवालों से देश विभाजन के बाद का दंगा, देश विभाजन के पहले का दंगा, नहीं राजीव रंजन जी, सवाल ये है ना कि घटनाएं रोकेंगी हमारी कैसे? सरकार तो नहीं थी बताइए केंद्र में। वो डर क्यों भारतीय नहीं जनता है? पार्टी की सरकार तो प्रशासन का डर क्यों नहीं है? 1998 के बाद आई कानून ना। का डर क्यों नहीं और है? उससे पहले जो देश घटनाएं भर तो में दंगे लगातार हो होते रही हैं, थे, राजीव रंजन वो जी। किसकी स्पॉन्सरशिप में हो रहे थे? घटनाएं हो रही है तो घटनाएं पर अपराधियों को पकड़ा मोकला भी का जा रहा दंगा, है, नोआखाली का पीछे दंगा, भी भेजा जा आफ्टर रहा है। डिवीजन, प्री डिवीजन दंगा किसने करवाए थे इस देश में? कौन था? आप बताइए ना। दंगा का आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी पर आप। हम तो 98 के बाद सत्ता में आए, आप उतने दिनों तक तो आप थे। बात से देखिए देश की हालत क्या जाहिर है है। कि आपके संरक्षण में दंगा हो रहा था, आप मजे ले रहे थे, लोगों को डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। एक तरफ मुस्लिम को खड़ा किया, दूसरी तरफ हिंदू को खड़ा किया आपने। आपने अपनी खुद की स्वार्थ साधने के लिए इस तरह का समाज में विद्वेष फैलाया।
और हम पर आरोप लगाते हमेशा हैं। एक दूसरे आपको को तो मैं सबकी एक निगाहों से देखने लिस्ट की गिनाना शुरू मजबूर है, करूंगा, जब क्योंकि से आप डिबेट का आए समय हैं। कम है। ठीक है तो सर, सूची गिनाता मैं तो आपको मानता शर्मसार हूं हो कि इस जाते पर हैं। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए राजीव जी, सुशांतो जी और प्रदीप जी, और वाकई में जनता के हित के लिए कोई बिल आ रहा है तो उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन फिलहाल राज्यपाल ने एक बड़ा झटका हेमंत सरकार को जरूर दिया है। मॉब लिंचिंग बिल को राज्यपाल ने फिलहाल तो नामंजूर कर दिया है। सवाल फिर हमारा यही था कि आधे अधूरे बिल को आखिर क्यों पेश किया गया, और आने वाले वक्त में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर किस तरह से रोक लगेगी, या इसी तरह से घटनाएं दर प्रतिदिन होती रहेगी। सवाल फिर यह भी है कि क्या राज्य की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही है क्या इन तमाम घटनाओं के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और सुशांतो जी, प्रदीप सिन्हा जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, वक्त आपने निकाला। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।